हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 दैट इज पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया उसके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 79। सो लेट्स बिगिन। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। हमने देखे थे गवर्नमेंट के दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, प्राइमरीली ऑब्लिगेटरी एंड ऑप्शनल फंक्शंस। तो ऑप्शनल क्या है, लेट अस सी। फर्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। नो, दिस इज एन ऑब्लिगेटरी फंक्शन, ये तो करना ही पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, यस दिस इज एन ऑप्शनल फंक्शन। प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, यस ये भी ऑप्शनल फंक्शन है। एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, दिस इज ऑब्लिगेटरी अगेन। तो हमारा ऑप्शनल फंक्शन क्या आ जाता है यहाँ पे, दो चीजें हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। तो आंसर है बी एंड सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, obligatory functions of the government. Provision of employment, this is an optional function. Maintaining internal law and order, yes this is important, this is obligatory. Welfare measures, optional function है. Exporting goods and services, this is also optional. तो यहाँ पे obligatory function is maintaining internal law and order, that is only B. Definition, public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics. Is given by whom? तो हमने public finance के definitions देखे थे बच्चों, और ये definition किसने दिया है? This definition is given by Professor Hugh Dalton. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा only C. ठीक है, next, non-tax sources of revenue. Non-tax sources of revenue क्या क्या है? Let us see. Direct and indirect tax. अभी नाम में ही है tax, so this is not non-tax, right? Direct tax and fees, ये भी नहीं है. Fees and special levy, तो ये जो दोनों है fees and special levy, ये है non-tax revenue for the government. So our answer will be C and D. Okay, आगे, trends shown by public expenditure of any government shows following trend. अब हमने देखा था trends shown in public expenditure. हमारा जो expenditure है वो हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हर साल ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है. इट शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. व्हाई? बिकॉज हमारी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो इट इज शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ओनली बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. अब बच्चों देखो, यहाँ पे भी ना कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाएगा आइडेंटिफाई द रॉन्ग ग्रुप ऑफ पेयर. ओके, सो प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन सही से पढ़ो, राइट पेयर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अभी डायरेक्ट टैक्स किसे कहेंगे हम? डायरेक्ट टैक्स इज पर्सनल इनकम टैक्स, तो ये हमारा पेयर हो गया एक. सेकेंड, इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है इंडिया में? जीएसटी. फीस एंड फाइन्स, ये क्या है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, इट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. एंड सरप्लस बजट, ये इन्फ्लेशन में काम आता है. बजट के हमने 3 टाइप्स देखे थे, सो दिस इज एन इन्फ्लेशन बजट. ओके, तो हमारा आंसर है 1D, 2C, 3A and 4B. ये क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर C. Getting it? Next, distinguish between the following concepts. So, number 1, public and private finance. तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है बच्चों. देखिए पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस ऑफर्स मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी, है ना. ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल एडवांटेज होना चाहिए. लेकिन प्राइवेट फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा जो प्राइवेट इंटरेस्ट है वो फुलफिल होने चाहिए, राइट. सेकेंड, गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमिन्स द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट को कितने एक्सपेंडिचर की जरूरत है वो पहले डिटरमिन होता है. लेकिन फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स हम क्या करते हैं? पहले हम देखते हैं हमारा इनकम कितना है और फिर हम खर्चा डिसाइड करते हैं, है ना. एन इंडिविजुअल considers his income and then determines the volume of expenditure. Number 3, credit status. High degree of credit is there in the market for public finance. लेकिन private finance का comparatively low degree होता है. So credit of a private individual is limited. Right to print currency. हमारा जो government है through RBI it can print currency notes, right? The government can print notes through RBI. Private individuals do not enjoy this right. Next, elasticity of finance. Public finance is highly elastic, right? हमें जब चाहिए तब हम थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं. लेकिन जो प्राइवेट फाइनेंस है वो इतना ज्यादा इलास्टिक
नहीं होता है. Public finance is more elastic. There is not much scope for changes in private finance. And last, effect on economy. Tremendous impact on the economy of a country. Public finance का बहुत ज़्यादा impact होता है ना, because सोसाइटी के वेलफेयर के लिए तो पूरे नेशन पे इसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस का कोई इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं होता है. सो देयर इज मार्जिनल इफेक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी. Okay, so these are the 6 points of differentiation between public finance and private finance. Getting it? चलो next क्या है? Internal debt and external debt. देखिए अभी इसके हम differentiations देख लेते हैं. When government borrows from its citizens, banks, central bank, financial institutions, business houses, etc. within the country के अंदर जब होता है borrowing तो हम कहते हैं internal debt. और external क्या होता है? जब हम बाहर के organization से पैसा लाएंगे. When government borrows from foreign governments, foreign banks or institutions, international organizations, it is known as external debt. Okay? Example, Indian government taking loan from RBI, ये इंटरनल डेट का एग्जाम्पल हो गया. लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है या फिर IMF से लोन लेती है तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल डेट. ओके, इंटरनल डेट इज वॉलंटरी और कंपल्सरी इन नेचर, लेकिन जो एक्सटर्नल डेट होता है वो पूरी तरह से वॉलंटरी होता है. इस यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है किसी पे भी. ओके, इंटरनल डेट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. जाहिर है ना, कंट्री के अंदर ही हो रहा है जो भी हो रहा है तो डोमेस्टिक करेंसी यूज होगी. लेकिन जो एक्सटर्नल डेट है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी यूज होती है. एंड लास्ट, इट इज लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट. ऑब्वियसली डोमेस्टिक करेंसी यूज हुई है, आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ये लेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है. लेकिन एक्सटर्नल डेट में पहले तो फॉरेन करेंसी है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होंगे, आपके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे हर एक कंट्री से डील करने के लिए, राइट? तो इसलिए थोड़ा मैनेजमेंट इसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है. Right? So these are the 5 points of differentiation between internal debt and external debt. ठीक है? Let's move to the next question. Developmental and non-developmental expenditure. Let us see. The government expenditure which yields direct productive impact on the economy is called developmental expenditure. इसका तुरंत direct impact होता है हमारे इकोनॉमी में. लेकिन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे होता है जो इनकर तो करना पड़ता है लेकिन इसका डायरेक्ट कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है इकोनॉमी पे. द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट यील्ड एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. यहाँ पे वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिव इम्पैक्ट. यहाँ पे प्रोडक्टिव इम्पैक्ट नहीं है और यहाँ पे इट यील्ड्स डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, R&D, इन सबसे क्या होगा? इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा. लेकिन कोई वॉर हो रहा है, उसके लिए जो एक्सपेंस है ये जरूरी है, लेकिन उसके वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है. देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वॉर एक्सपेंसेस, एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Special assessment and special levy. Let us see. Special assessment refers to payment made by citizens of a particular locality in exchange of certain special facilities provided to them by the local authorities. कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए ही ये स्पेशल सर्विसेज है, तो हम इसे स्पेशल असेसमेंट कहते हैं. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. लोकल बॉडीज can levy special tax on the residents of a particular area where extra special facilities of roads, energy, water supply etc. are providing. For example, एक नया बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी. जैसे आपको वहां पे लाइट्स चाहिए, आपको वहां पे वाटर चाहिए, ये सारे फैसिलिटीज सिर्फ उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट? तो ये जब होगा, ये कनेक्शंस आप लोगे, उसके लिए जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं वो स्पेशल असेसमेंट में आते हैं. ओके, स्पेशल लेवी क्या होता है? स्पेशल लेवी इज चार्ज ऑन कमोडिटीज whose consumption is harmful to the health and well-being of citizens. हार्मफुल इफेक्ट्स जिसके होते हैं उस पे जो चार्जेस लेवी होते हैं उसे हम कहते हैं स्पेशल लेवी. लेट्स रीड. ड्यूटीज लेवीड ऑन वाइन, ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स. ये क्यों होता है? बिकॉज इनका हेल्थ हजार्ड्स है इन्हें कंज्यूम करने पे, तो इस पे स्पेशल
लेवी होता है, दैट एडिशनल चार्ज देना पड़े ताकि इनके प्राइसेस बढ़ जाए, और अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऐसा होप होता है कि इनकी जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न रेवेन्यू थ्रू प्रोविजन ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज। ये जो स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, स्पेशल असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल जाए, लेकिन जो लेवी होता है उसका रेवेन्यू अर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ सच कमोडिटीज। ओके, तो स्पेशल असेसमेंट रेवेन्यू जनरेशन के लिए होता है, और स्पेशल लेवी जो होता है इट इज देयर टू डिस्करेज सच एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया स्पेशल असेसमेंट एंड स्पेशल लेवी। एंड लास्ट क्या है बच्चों, देखिए लास्ट डिफरेंशिएशन हमें पूछा गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। लेट अस सी। डायरेक्ट टैक्स refers to the tax paid on the basis of income and property of the taxpayer, right? लेकिन जो indirect tax है that is levied on goods or services. It is paid at the time of production or sale and purchase of commodity or service. Okay? Directly हमारे income पे जो tax होता है वो होता है direct tax, लेकिन जब भी हम production या sell करते हैं commodities का, services का, उस पे जो हमें tax pay करना पड़ता है वो हो जाता है indirect tax. Alright? डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कौन बेयर करता है, देखो, द बर्डन इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड। हमारा इनकम टैक्स है तो हम पे करेंगे, बर्डन हम पे आता है, राइट? इट इज इम्पॉसिबल टू शिफ्ट इट। मैं ऐसे नहीं कह सकती गवर्नमेंट को कि मेरा इनकम टैक्स है लेकिन मैं इस साल नहीं पे करती हूँ, ये XYZ पर्सन पे कर देगा ऑन माई बिहाफ। दैट इज नॉट डन। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है। द बर्डन कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर, दैट इज प्रोड्यूसर्स, टू अदर पर्सन्स। ये कैसे शिफ्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो भी कोई मैन्युफैक्चरर है उसको जीएसटी पे करना है तो वो क्या करता है, वो जो फाइनल कंज्यूमर्स है जैसे हम और आप, उनसे वो कलेक्ट करता है। जो भी कमोडिटी हम खरीद रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ जीएसटी हम पे कर रहे हैं, वो जीएसटी वो मैन्युफैक्चरर के पास जाता है और मैन्युफैक्चरर इन टर्न वो पे करता है गवर्नमेंट को। तो उसने क्या कर दिया, उसका बर्डन शिफ्ट कर दिया। वो उसके पॉकेट से जीएसटी नहीं दे रहा है, वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है फाइनल कंज्यूमर्स से, इसलिए हम कहते हैं ये बर्डन शिफ्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। जैसे कि हमें पता है बर्डन ही नहीं आप शेयर कर सकते हो ना, तो एक ही पर्सन पे इंपैक्ट हो रहा है, लेकिन इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। अलग अलग कंज्यूमर्स है तो अलग अलग कंज्यूमर्स पे उसका इंपैक्ट जा रहा है। ठीक है, लास्ट, पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है इंडिया में? जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, state with reasons whether you agree or disagree with the following statement. ओके, कभी भी याद रखिए बच्चों, जैसे जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं सबसे पहले आप बोलोगे whether you agree or disagree। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी होगी yes I agree with this statement, या होगी no I do not agree with this statement। फिर आप प्रॉपरली आपके रीजंस लिखोगे 1 2 3 4 5, इस तरह आपको लिखना है पॉइंट वाइज, एंड लास्ट में आपको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, इस तरह प्रॉपर प्रेजेंटेशन करिए बच्चों, बिल्कुल आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत ही स्कोरिंग होता है अगर आपने ठीक से प्रेजेंट किया। बहुत बार मैं देखती हूँ बच्चों को आते हैं आंसर्स लेकिन उनका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहता है। Ensure that you write it in a particular fashion that जो एग्जामिनर है उसे भी वो चेक करते वक्त जरा अच्छा लगे the student has understood this concept properly। ठीक है, let's read। Obligatory function is the only function of the government। मुझे बताइए, do you agree with this statement? No, the government performs obligatory as well as optional functions, right? So आपका आंसर होगा no, I disagree with this statement। और reasons आपको देखो कैसे लिखने हैं, यहाँ पे देखिए, no, I disagree with the above statement। The government performs obligatory as well as optional functions। ये आपने लिख लिया। अब आप reasons की ओर बढ़ोगे 1 2 3 4। Let's see। The functions of the government can be classified as obligatory and optional functions। अब दोनों functions क्या है वो आप brief में बताएंगे। Obligatory functions include protection from external attacks, maintaining internal law and order, etc. Optional functions include provision of education, health, social security like pensions, other welfare measures, etc. Hence, obligatory functions are not the only functions that are performed by the government। देखिए इस तरह कैसे आपने पॉइंट वाइज लिखा, आप जो बोल रहे हो उसे आप बैक कर रहे हो विद प्रॉपर रीजंस। इस तरह लिखो बच्चों दैट एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको पूरे मार्क्स देने में। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 2. Fines and penalties are a major source of revenue for the government. अब फाइन्स और पेनल्टीज जो होते हैं वो क्यों होते हैं? वो किए जाते हैं सो दैट एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर डिस्करेज किया जाए। वो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू कैसे हो सकते हैं गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? जो टैक्सेस वो कलेक्ट करते हैं लोगों से, राइट? सो यू हैव टू स्टेट दैट आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट. देखिए, नो आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट. Fines and penalties are not a major source of revenue for the government. Okay, तो आपने सही स्टेटमेंट लिख दी. अब आप रीजंस के साथ बोलोगे that why this is the correct statement. Okay, the government earns revenue from tax as well as non-tax sources. Fines and penalties are non-tax sources of public revenue. ठीक है? The government imposes fines and penalties on people who violate the laws framed by the government. अभी आपने ये बता दिया that fines and penalties आप क्यों impose करते हो? अगर you are breaking some laws तो आपको ये fines and penalties impose किए जाते हैं, right? Fines for violating traffic rules etc. लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हम ट्रैफिक रूल्स वायलेट करके इनकम जनरेट होता होगा गवर्नमेंट का, वो बहुत मेजर सोर्स है उनके टोटल इनकम का? Of course not, right? The objective here is not to earn income, but to discourage the citizens from violating the laws. Objective change हो गया. यहाँ पे क्या है? That we have to discourage such behavior. ये discourage करने के लिए ये fines और penalties होते हैं, right? However, it cannot be said that individuals will consistently violate the laws of the country. हम ये तो नहीं कह सकते that individuals बार-बार यही करते रहेंगे. They are definitely going to violate laws और government बहुत सारा पैसा इसी से कमाएगी. नहीं, कुछ गिने चुने लोग होते हैं. इतनी आबादी वाला देश है हमारा, तो कुछ लोग होते हैं जो लॉज वायलेट करेंगे, उन पे हम पेनल्टीज इंपोज करते हैं, राइट? हेंस द पब्लिक रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम फाइन्स एंड पेनल्टीज इज स्मॉल. आपने ये एग्जांपल से समझा दिया कि ये छोटा सा पार्ट है हमारे टोटल रेवेन्यू का. हेंस फाइन्स एंड पेनल्टीज आर नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. टैक्सेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. ओके, देखिए इस तरह से बच्चों प्रॉपरली आपको ये आंसर लिखना है. Getting it? चलो next. The GST has replaced almost all indirect taxes in India. Yes, this statement is true. GST जब से आया है बहुत सारे जो indirect taxes है वो GST के अंडर अभी आ जाते हैं. Let us see. Yes, I agree with the above statement. Indirect tax is tax levied on goods and services. It is paid at the time of production or sale and purchase of commodity or service. Before GST was introduced, there were various indirect taxes like service tax, value added tax, excise duty etc. इस तरह बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे इंडिया में. लेकिन जब से GST आया है तो ये सारे टैक्सेस मर्ज होके एक टैक्स हो गया. GST is a comprehensive tax introduced with the objective of unifying all the indirect taxes levied at different stages of production. It has been introduced in India from 1st July 2017. तो क्या हो गया? ये एक comprehensive tax हो गया. सारे जो अलग अलग टैक्सेस थे उनको मिला के हमने एक हेड में डाल दिया, that is GST. Hence, GST has replaced almost all the indirect taxes in India. Getting it? चलो next question. Democratic governments do not lead to increase in public expenditure. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? यहाँ पे बहुत इलेक्शंस होते हैं. दिस इज द क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? तो इलेक्शंस अगर होंगे तो इलेक्शन में खर्चा भी तो बहुत आता है. तो ऑब्वियसली जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो डेमोक्रेसीज में ज्यादा होता है. तो ये जो दिया है ना, डू नॉट लीड, ये क्या है? दिस इज रॉन्ग. सो यू हैव टू से आई डिसएग्री with this statement. देखिए किस तरह आप लिखेंगे. No, I disagree with the above statement. Democratic governments lead to an increase in the public expenditure. Now reasons. In many countries in the world, modern government has adopted a policy of intervention for the economic and social development of the country instead of adopting a policy of non-intervention. मतलब पहले के जमाने में क्या होता था? laissez-faire पॉलिसी था, that गवर्नमेंट सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस करती थी. लेकिन अब जो मॉडर्न इकोनॉमीज है वहां पे ऑब्लिगेटरी एज वेल एज ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं, सो दैट इकोनॉमी का सोशल डेवलपमेंट भी हो. ठीक है? The modern governments spend heavily on obligatory as well as optional functions
सच एज प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा, है ना। तो दोनों जगह पे आपके खर्चे चल रहे हैं। ऊपर से यूर ऑल्सो डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट वेयर सिटीजंस ऑफ द कंट्री गेट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न द कंट्री। अब ये जो इलेक्शंस होंगे उसमें खर्चा होगा ना। A democratic form of government is expensive due to regular elections and other activities. There has been an increase in public expenditure over the years due to such form of government. मतलब आप डेमोक्रेसी हो तो आपको इलेक्शंस भी लड़ने हैं, और आप मॉडर्न इकोनॉमी हो, मॉडर्न गवर्नमेंट है आपका, तो आपके ऑब्लिगेटरी फंक्शंस तो है ही, साथ साथ ऑप्शनल फंक्शंस भी है। तो इसके वजह से द एक्सपेंडिचर शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। Hence, democratic governments lead to an increase in public expenditure. Okay? आगे Question number 5. Public finance is more elastic than private finance. Yes, अभी हमने देखा है ऊपर that public finance elastic होता है ज्यादा. Let's see what are the reasons. I agree with the above statement. Let's see the reasons. Private financial transactions are carried out by individuals or private entities for fulfilling private interests, right? In contrast, public financial transactions are carried out by the government for the purpose of maximizing benefits of the society. तो दोनों के जो प्राइमरी पर्पस है उसमें ही बहुत फर्क है। यहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट है और यहाँ पे सोसाइटी के इंटरेस्ट है, ठीक है। There is not much scope for changes in private finance. Private finance आप कितना ही चेंज कर लोगे, लेकिन public finance में government determines the volume and different ways of its expenditure based on the need of the hour. मतलब अभी क्या जरूरत है, कितने एक्सपेंडिचर की, कौन से सेक्टर को जरूरत है, ये पहले आइडेंटिफाई करते हैं गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट पहले ये नहीं देख रहा है कितना इनकम है, गवर्नमेंट पहले देख रहा है कितना एक्सपेंडिचर की जरूरत है पूरा देश चलाने के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रिंट नोट्स थ्रू RBI, राइट। तो एक्सपेंडिचर देख रहा है, इट कैन प्रिंट नोट्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, इट कैन टेक लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इफ रिक्वायर्ड। हेंस यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, बहुत सारा इलास्टिसिटी है। हेंस पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक देन प्राइवेट फाइनेंस। बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. Bachcho, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Okay, chalo. आगे रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, ये पैसेज पढ़ लीजिए बच्चों, एंड नाउ लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस हियर। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। स्टेट द कन्वेंशनल नोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपको पहले लाइन में आंसर मिल जाएगा। द कन्वेंशनल नोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज that the government would make periodic payments to look after people in their old age, ill health, disability and poverty. तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, what kind of conceptual change is suggested in the given paragraph? तो यहाँ पे कुछ चेंज सजेस्ट हुआ है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को लेके। तो ये चेंज ये है, देखिए, this idea should itself change from writing a check for the beneficiary to institutional arrangements to care for the beneficiaries, including by enabling them to look after themselves to a large extent. तो यहाँ पे बोला गया है that social security में make them self reliant, यहाँ पे उनको खुद का ख्याल खुद रखते आना चाहिए। इस तरह के आप उन्हें इंस्टीट्यूशंस दे दीजिए, कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ओके, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जो होते हैं, मतलब पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल एड के लिए जो अलाउंसेस होते हैं, इसे हम कहेंगे सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेगेसी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम द रिच वर्ल्ड? आगे देखिए दिया गया है, द राइट टू चेक मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज अ लेगेसी फ्रॉम द रिच वर्ल्ड एट द ऑप्टिमल फेज ऑफ इट्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन when the working population was numerous enough and earning enough to generate taxes to pay for the care of those not working. Social security के allowances होते हैं बच्चों, वो कहाँ से आते हैं? हम और आप जो भी working population है, वो जो taxes pay करती है,
उसी से जो भी पैसा गवर्नमेंट को आता है उसमें से एक हिस्सा ट्रांसफर पेमेंट्स में देखा हमने, उसमें से एक हिस्सा ये सोशल सिक्योरिटी के लिए जाता है, पेंशन में जाता है, अलाउंसेस में जाता है, एटसेट्रा, राइट। तो यहाँ पे हमें दिया गया है दैट द गवर्नमेंट राइट्स अ चेक। सो व्हाट इज द मॉडल हियर? द राइट अ चेक मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, मतलब इन लोगों को पैसा जो गवर्नमेंट देती है, दैट इज व्हाट वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द रिच वर्ल्ड, जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड है उनसे हमने ये सीखा है। ओके, लास्ट, which features of India make the traditional model ill suited for the economy? क्यों ill suited है ये? देखिए, this model is ill suited for less well off India with growing life expectancy, increasing urbanization and resulted migration. यहाँ पे क्या हो गया, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत बढ़ रही है अभी। ओके, तो क्या हो रहा है, अगर पेंशन देना है किसी को गवर्नमेंट को, इफ अ पर्सन रिटायर्स एट 60, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी 65-70 तक, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80-85 तक पहुंच गई है, तो कितने सालों तक गवर्नमेंट को पेंशन देना पड़ता है, राइट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पॉपुलेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे अर्बनाइजेशन अभी धीरे धीरे हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, इस तरह का सोशल सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट कर पाए, ये इट बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग। इस तरह आपको बच्चों कभी दिया जा सकता है एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं पहले, एंड देन यू कैन मूव टू द पैराग्राफ एंड देन आप लिख सकते हैं बराबर से। इज दिस क्लियर? Okay, next, answer the following. State types and importance of government budget. ये हमने एक लेक्चर में देखा है बच्चों। Explain the principles of taxation. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है बच्चों। Let us quickly revise this. देखिए पेज नंबर 74 पे है आपके टेक्स्ट बुक के, Canons or principles of taxation. Adam Smith, the founder of modern economics, propounded the following 4 canons of taxation. ये जो कैनन्स है टैक्सेशन के, इसके लिए याद रखने के लिए आप याद रखिए C2E2। ओके, ये 4 कैनन्स है या 4 प्रिंसिपल्स है। लेट अस सी। कैनन ऑफ इक्विटी, ई से चालू होता है, इक्विटी या इक्वालिटी। स्मिथ सजेस्टेड दैट एवरी पर्सन विल पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट इन प्रपोर्शन ऑफ हिज एबिलिटी टू पे। इट मींस रिच पीपल शुड पे मोर टैक्स कंपेयर्ड टू द पुअर। हम हमारे कंट्री के टैक्सेशन में भी हम यही देखते हैं, अलग अलग स्लैब्स होते हैं टैक्सेशन के। सो आप कौन से स्लैब में फिट होते हो, इस हिसाब से आप टैक्स पे करोगे। तो जिनका इनकम बिल्कुल ही कम है उन्हें 0 टैक्स होता है, जिनका इनकम थोड़ा ज्यादा है उनसे 5% टैक्स, उनसे 10% टैक्स, फिर और बढ़ जाता है तो 20% टैक्स, और बढ़ जाता है तो 30% टैक्स। इस तरह से स्लैब वाइज, मतलब इनकम जितना ज्यादा उतना ज्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ता है। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सेकेंड क्या है, सी से है canon of certainty. According to Smith, the taxpayer should know in advance how much tax he has to pay, मतलब कितना पे करना है, at what time he has to pay, मतलब कब पे करना है, and in what form the tax is to be paid to the government, मतलब कैसे पे करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत क्लियर चाहिए टैक्स पेयर को, राइट। जैसे हमें पता होता है कि हमें इनकम टैक्स का रिटर्न कब भरना है, कब हमारी लास्ट डेट है, कब तक ये टैक्स चला जाना चाहिए गवर्नमेंट को, हम कैसे पे करेंगे, ये सब क्लैरिटी होती है। उसी तरह यहाँ पे स्मिथ ने बोला है दैट ये पूरा क्लैरिटी, सर्टेनिटी होना जरूरी है। ओके, C2 बोला है, तो C2 क्या है देखिए, सेकंड C इज कैनन ऑफ कन्वीनियंस। According to this canon, every tax should be levied in such a manner and at such a time that it becomes convenient to the taxpayer, मतलब हैसल फ्री हो, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए टैक्स पेमेंट के लिए। ओके, तो 2 C's यहाँ पे देख लिए। सेकेंड E क्या है, देखो कैनन ऑफ इकोनॉमी। According to this canon, cost of tax collection should be minimum. If a major portion of the tax proceeds is spent on tax collection itself, then such a tax cannot be considered as a good tax. मतलब अगर आप 100 रुपीज का टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और वो कलेक्शन के लिए आप 60-70 रुपीज का खर्चा कर रहे हो, तो बहुत ही खराब टैक्सेशन पॉलिसी है ये। तो ये जो कॉस्ट है कलेक्शन ऑफ टैक्स की, ये कम से कम होनी चाहिए। तो 4 प्रिंसिपल्स कुल मिला के हमने देख लिए बच्चों, 2 E है और 2 C है। E से स्टार्ट होता है इक्वालिटी का प्रिंसिपल, E से स्टार्ट होता है इकोनॉमी का प्रिंसिपल, C से है क्लैरिटी एंड C से है कन्वीनियंस। होप आपको ये बहुत ही अच्छी से समझ गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। लेट्स मूव अहेड। एक्सप्लेन नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो ये बच्चों हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में कवर किया हुआ है। आई एम गिविंग द लिंक्स हियर, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। लास्ट, एक्सप्लेन रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये भी हमने डिटेल में कवर किया है। आई हैव आल्सो गिवन यू ऑल शॉर्ट कोड्स बच्चों, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। आई होप यहां तक आपको अच्छी से समझ गया है बच्चों। ये एक्सरसाइज
आई एम ensuring that I solve all these exercises so that आपको पता चले that एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है. Do go through this playlist बच्चों for more such solved exercises. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. Till then, take care. Bye bye.